11वीं क्लास में हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर 1 का फिज़िकल वर्ल्ड और उस चैप्टर में मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता चुका था। और ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी आते हैं हमारे पास पार्ट, जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं इस टाइप से। जैसा आता क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि अगर आपके दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स वर्क कर रहा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों की मल्टीप्लाई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की डिस्टेंस के। अगर आप इस फॉर्मूले को कंबाइन कर लेंगे दोनों को तो रहेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल हो जाएगा आपको कांस्टेंट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। या आप ऐसा कह सकते हैं कि दो मूविंग चार्ज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रही है तो जिस फोर्स की वजह से वो इंटरेक्शन हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ जो क्वांटा होता है उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो क्वांटा है उसको बोलते हैं हम फोटोन। तो ये अपना नाम याद रखना आपको, फोटोन। जो फोटोन है ये एक टाइप से लाइट होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो लाइट का क्वांटा है, ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा है फोटोन। ये आपको नाम याद रखना है। फोटोन का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल होता है एकदम, तो इसका आपको याद रखना है। इसी टाइप से कुछ अदर क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम 2 इंडियन फिजिस्ट हु हैव वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो जो हमारे पास दो साइंटिस्ट का आपको नाम लिखने हैं, बताने हैं जो इंडिया के हों और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ हो। ठीक है, तो हमारे पास सी वी रमन है, सी.वी. रमन, इन्हें हमारे पास ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, तो इन्हें हमारे पास नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। चंद्रशेखर वेंकटेश्वर रमन, इन्होंने जो रमन इफेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में बताया है। स्टोक्स लाइन्स हैं, उनके बारे में बताया है इन्होंने। ऐसे ही एक हमारे पास हैं एस चंद्रशेखर, ठीक है, ये भी हमारे पास, इन्हें भी जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं इन्हें भी हमारे पास नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो ये आप नाम याद कर सकते हैं। एस.एन. बोस है, ठीक है, वो लिख सकते हैं आप, सत्येंद्र नाथ बोस। इसी के बाद और अदर क्वेश्चन हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स है उसके डेवलपमेंट में किन साइंटिस्टों ने ज़्यादा योगदान दिया है, ये किन्होंने ज़्यादा बताया है ना। क्वांटम फिजिक्स की एक ब्रांच होती है क्वांटम फिजिक्स, और इस क्वांटम फिजिक्स में हम एनर्जी को ये मानते हैं कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है। अगर कहीं एनर्जी का इमिशन हो रहा है या एब्जॉर्बेशन हो रहा है तो वो एनर्जी के स्मॉल पार्टिकल्स की बंडल्स की फॉर्म में हो रहा है, जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। ठीक है, तो उन्हीं के लिए जो डेवलपमेंट करा है इस क्वांटम फिजिक्स का, उसमें एक नाम आता है हमारे पास हाइसेनबर्ग का। ये साइंटिस्ट है हमारे पास, इन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया हुआ है। दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट श्रोडिंजर, इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया इसमें। तो क्या है हमारे पास, हाइसेनबर्ग है, हाइसेनबर्ग इन्होंने भी दिया है हमारे पास काफ़ी योगदान इसमें, हाइसेनबर्ग। और दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट कौन है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, जो हमारे पास अदर क्लासेस होती हैं अपर लेवल की, तो ये आराम याद है, श्रोडिंजर और एक हाइसेनबर्ग, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है क्वांटम फिजिक्स में। इन दोनों का आपको नाम याद रखना है। ऐसे ही कब एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रेविटेशन फोर्स में और जो आपके वीक फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स हैं, तो इनमें आपको एक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिखना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने आपको कल बताया भी था कि जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है आपका, और इसके बाद होता है आपका हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसका होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसके बाद होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बाद होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो आपका कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक कौन सा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ये बीच में आते हैं, ये आपको याद रखना है।
कल मैंने इनका रेशो बताया था आपको कि जो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग वाला, ये होता है आपका 38 पे पावर में, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है 36 पावर में, वीक वाला होता है 25 में पावर में, और ये होता है आपको 1 की पावर में। ये रेशो है इनमें, ये भी आपको याद रखना है। इसी के बाद हमारे पास कुछ टेबल टाइप बनी हुई आ सकती है आपके लिए, या कुछ पूछ सकते हैं। तो साइंटिस्ट हैं, जैसा आपका फेराडे हैं, तो फेराडे की आपको खोज याद रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसकी आप खोज करी थी इन्होंने, इसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको होता है रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड जो न्यूक्लियस की खोज हुई है उसमें काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने, ठीक है, जो रदरफोर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। रदरफोर्ड, ये कहते हैं न्यूक्लियस का कंसेप्ट समझाया है स्टार्टिंग में, इन्होंने समझाया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा होता हमारे पास चैडविक है। तो जो चैडविक थे हमारे पास, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, उसमें काफ़ी योगदान है इनका। ऐसे ही बोहर है, बोहर ने भी अपनी एक थ्योरी दी हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। और ऐसे ही हमारे पास आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में काफ़ी हद तक बताया है, ठीक है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इन्हें, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से जो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं, और आपको बताना है कि क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, या किस साइंटिफिक टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट होता है आपका, वो टोटल कंसेप्ट इस बात पर बना हुआ है कि जितनी भी बॉडी हैं सबकी स्पीड जो है आपकी वो हमेशा कम है लाइट की स्पीड से। अगर आपकी स्पीड जो है मीडियम की वो कम है लाइट की स्पीड से, तब वहाँ तक जो वर्क कर रही है वो न्यूटन की फिजिक्स वर्क कर रही है, ये कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स वर्क कर रही है। और अगर मीडियम की स्पीड बराबर होने लगे लाइट की स्पीड के, या बराबर से बड़ी होने लगे, तो तब क्या होगा आपका, तब आपका वर्क जो करेगा कंसेप्ट वो करेगा आपका क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें काफ़ी तक वर्क किया है, प्लांक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया है काफ़ी तक। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस कंसेप्ट बनी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए आजकल रिसर्च चल रहे हैं इसी पर, तो ये आपको याद रखना है। और जो हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर होता है, इसमें स्पेशली जो पूछता है कि 3 इंपॉर्टेंट रूल लिखिए आप, जो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन का बेस्ड है इस नेचर में। तो आपको याद रखना था ये कि आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये ऐसे रूल हैं, ये आपको फॉलो कराने ही पड़ेंगे हर एक फिनोमिना में। अगर आप किसी चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं या कोई भी सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आपको ये रूल ऐसे हैं, इनका कहीं उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि सेटिस्फाई ना हो। कोई भी कंसेप्ट है तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होना ज़रूरी है। और पार्टिकल से रिलेटेड है, ये जो भी आपकी बॉडी है, एनर्जी कंजर्वेशन रहनी चाहिए ना टोटल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन वैसे कंजर्व रहनी चाहिए, ऐसा कुछ है ज़रूर। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो कि ये 4 टाइप के फोर्स आपने पढ़े थे, फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्स जो है इन्हीं के अंदर फ्रिक्शन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, अदर जितने फोर्स आ रहे हैं, विस्कोसिस फोर्स है, सब कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर आ रहे हैं। कौन कौन से फोर्स थे वो आपके, ग्रेविटेशनल था, वो पार्टिकल्स के बीच में वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्स था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वर्क कर रहा है। एक न्यूक्लियस के जो न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, उनके बीच में वर्क कर रहा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें काफ़ी हद तक योगदान दे रहा था, बीटा डीके होने में, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का प्रोडक्शन में, ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो वो फोर्स कौन सा आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका यही कंसेप्ट है जो पेपर में आता है, या फिर जो हमारे पास एक स्पेशली हमें पढ़ना पड़ता है कि ये कुछ खोज है, डिस्कवरी, ठीक है, कुछ एक टेबल टाइप बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, वो आप याद कर लेंगे, आप इम्पोर्टेंट है अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये है। तो कल से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो आप हाफ ईयरली के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, और जो चैप्टर पूरा वॉल्यूम बनाने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनके आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें, और जो फॉर्मूला है उनका रिवीजन करते रहें।